नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मतदार यादी में जो झोपड़ा क्रमांक होता है वो क्यों होता है और उसको सरकार द्वारा उस चीज़ का रिवाइज क्यों नहीं किया जाता, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। एक्चुअल आज हम ये एपिसोड चालू करने वाले थे सूचना का अधिकार, केंद्रीय सूचना का अधिकार, लेकिन आज मैं संडे के दिन एक मीटिंग में था। हमारे यहाँ पे शिवसेना के वार्ड क्रमांक 97 में कुछ लोग आए थे। वहाँ के जो शाखा प्रमुख, इन लोगों ने एक शिविर लगाया था एसआरई के मार्गदर्शन में, तो मुझे आमंत्रित किया गया था। इसके लिए मैं वहाँ पे गया। मैंने देखा वहाँ बहुत लोगों की यही प्रॉब्लम्स है और उन्होंने कहा कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए जो जागरूक पता चले कि एक्चुअल झोपड़ा क्रमांक क्यों डाला गया है। तो आज हम इस विषय पे बात करते हैं। तो दोस्तों, झोपड़ा क्रमांक, अब सरकार ने जब मतदार यादी बनाई तो उस समय उन्होंने उसके अंदर झोपड़ा क्रमांक पुटअप किया। अब बहुत लोग तो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए कि झोपड़ा क्रमांक होता क्या है, और किसी ने समझाया नहीं। ना सरकार ने समझाया, ना अधिकारियों ने समझाया, और ना ही जो लोग जागरूकता फैलाते हैं उन्होंने समझाया। जिससे क्या होता है कि जो अनजान लोग हैं, जो लोग होते हैं दोस्तों, वो अनजान होते हैं। उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअल में कानून क्या है, नियम क्या है, और सरकार जो बनाती है नियम और इम्प्लीमेंट करती है उसके अंदर कमियां क्या हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें में हम बात कर रहे हैं। अब झोपड़ा क्रमांक जब सरकार ने बनाया मतदार यादी में, तो उन्होंने क्या किया, एक घर में जैसे हम 10 लोग रह रहे हैं, इन्होंने उस 10 लोगों की जो अनुक्रमांक है वो अनुक्रमांक से एक सीरियल वाइज में डाला 10 लोगों का, जैसे अनुक्रमांक 1 से लेकर 10। लेकिन उनके ऊपर सब जगह झोपड़ी क्रमांक त 1 त 1 त 1, मतलब उसमें ये प्रूव हो गया कि भाई यहाँ झोपड़ी एक ही है, झोपड़ी एक है। लेकिन उस झोपड़ी में रहने वाले 10 हैं, झोपड़ी में रहने वाले 10 लोग हैं जिनके नाम है, उनकी झोपड़ियाँ एक ही है, और उसके अंदर जो पहला नाम आएगा उसको कहा गया कुटुंब प्रमुख, उसको बताया गया कुटुंब प्रमुख। अब दोस्तों, यहाँ पे सरकार की गलती क्या है? सरकार की गलती ये है कि भाई आपने झोपड़ा क्रमांक बनाया, लेकिन समय समय पे इसको रिवाइज नहीं किया, समय समय पे इसे रिवाइज नहीं किया गया। उससे क्या हो गया, लोगों को उसका नुकसान उठाना पड़ा। अब कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताते हैं कि उस समय में क्या था। तो उस समय में आपको पता है कि घर बड़े रहते थे, पूरा परिवार एकत्रित रहता था, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि माता पिता और उनके बच्चे रहे, चाचा बुआ, ये चीज़ जो फैमिली थी, ये फैमिली एकत्रित थी और उसी झोपड़ों में रहती थी। अब जब नाम आया तो लोगों को सिर्फ ये पता था कि भाई वोटिंग में नाम डलवाना है। क्यों डलवाना है? वोट करने के लिए। क्योंकि हमारे संविधान के हिसाब से अगर हमें अधिकार कुछ भी दिया गया है दोस्तों, सबसे बड़ा अधिकार मतदान का है। उसके अलावा कोई अधिकार हमें दिया नहीं गया है, खासकर हम झोपड़पट्टी वासियों, गरीब लोगों को। तो मतदान जो है वो सबसे बड़ा अधिकार दिया गया है। अब उस चीज़ को इन लोगों ने क्या समझा कि भाई इसका क्या वैल्यू है, खाली नाम तो है, वोटिंग तो देना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसकी तकलीफ कब हुई? इसकी तकलीफ हुई 1997 से। अब जो मतदार यादी में झोपड़े क्रमांक पड़े हैं, तो दोस्तों ये कब से पड़े ये मुझे भी नहीं पता।
ये कब से पड़े हैं मुझे भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि शायद जब मध्याह्न यादी जब बनी होगी 47 में या उसके बाद 50 में, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 50 की बाद ही बना होगा, क्योंकि संविधानिक जो संविधान हमारा है 1950 में संविधान हमारा पारित हुआ था, तो 50 के बाद ये चीज़ बनी है। और उस चीज़ को जब भी हमारी फैमिली में नई पीढ़ी आती है और हम जब नाम दर्ज करवाते हैं तो हमारे फैमिली लिस्ट में उसकी नाम आ जाती है और उस पर झोपड़ा क्रमांक लिखा जाता है सेम। अब झोपड़ा क्रमांक अलग अलग तरीके, कहीं एक त दिया जाता है, कहीं ए दिया जाता है, कहीं अ दिया जाता है, तो सरकार ने अपने हिसाब से रखा है। अब उसमें जब बदलाव होता है तो जैसे त1, त2, त3, इसके अंदर सब डिवाइड होते हैं, तो ऐसे झोपड़े क्रमांक दिए जाते हैं। अब जब झोपड़ा क्रमांक चेंज करवाने का सरकार ने कभी अध्यादेश जारी नहीं किया दोस्तों, ना लोगों को समझाया, जबकि सरकार को ये चाहिए था कि 1997 में जब स्कीम इम्प्लीमेंट हुई थी इस सारे की, और उसमें ये चीज़ को लाया गया कि आपका कुटुंब और आपके झोपड़े निर्धारित होंगे आपके मतदार यादी के अनुसार, कि उसमें आपका झोपड़ा एक है तो एक ही मिलेगा। अब दोस्तों इसमें नुकसान क्या हो गया? सरकार ने तो इस चीज़ पे गौर किया नहीं, जागरूकता फैलाई नहीं, लोगों को उस अपॉर्चुनिटी को दिया नहीं। ये तो चाहिए था कि सरकार खुद सर्वे करे, सर्वे करवाए और जिनके झोपड़े अलग थे उनके सर्वे करवाने के बाद उनके झोपड़ों का नंबर चेंज किया जाए। ये सरकार का काम था और इस सरकार ने भी ये काम नहीं किया। पहले हमारे समय की बात कर रहे हैं, हमारे समय में वोटिंग लिस्ट में नाम डालने के लिए दोस्तों हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। शायद ये जो भी 90 के पहले के दशक में जिनकी भी वोटिंग हो उनको पता होगा कि हमें जाने की जरूरत नहीं। जब इलेक्शन आता था उसके 6 महीने पहले इनके सर्वे चालू हो जाते थे और घर घर आके पूछते थे कि भाई आपके घर में कोई 18 साल, जो बच्चे 18 साल के हुए या नहीं हुए, तो उनका नाम वो खुद लेके जाते थे और वो नाम दर्ज हो जाता था। आज ये धीरे धीरे इस प्रचलन को बंद कर दिया गया। अब सरकारी अधिकारी सर्वे नहीं करते। अब आप जाइए 6 नंबर का फॉर्म भरिए, 8 नंबर का फॉर्म भरिए, आप डिटेल्स दीजिए तब आपके नाम आएंगे। ये सब तकलीफ़ें चालू हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि हम जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार में भले 4 झोपड़े हों, लेकिन हमारे पुराने समय में उस 4 झोपड़ों को एक दिखाया गया था, क्योंकि उस समय वो एक ही था। उस समय एक ही था क्योंकि उस समय लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, घर बड़े होते थे। अब दोस्तों परिवार का मतलब होता है एक वृक्ष, एक पेड़। पेड़ जब बढ़ता है, फलता फूलता है, तो उसके ब्रांचेस फैलती है, उसकी भुजाएं फैलनी चालू होती है। उसी तरह दोस्तों परिवार है, परिवार जब बढ़ता है तो उनकी पीढ़ियां बढ़नी चालू होती है, उनकी पीढ़ियां बढ़नी चालू होती है। अब उसके अंदर उनको अपनी भी प्राइवेसी चाहिए। अब इसमें होने क्या चालू हुए कि घर के डिवाइडेशन चालू हुए, घर की डिवाइडेशन चालू हुए। अब पता चला एक घर के कहीं 10 डिवाइडेशन हुए, कहीं 5 हुए, कहीं 4 हुए। तो इस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए था और सरकार को इस चीज़ पे सर्वे करवा के इनका झोपड़ा क्रमांक चेंज करवाना चाहिए था, लेकिन उस समय सरकार ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है। अब इससे तकलीफ क्या आई? सरकार ने जब 1-1-95 का क्राइटेरिया लगाया, उसके बाद जब 2008 में 2014-15 में जब 2000 का घोषित किया गया और यहाँ तक कि 2018 के अंदर सशुल्क पात्रता का प्रावधान लाया गया, तब भी सरकार ने ये नहीं कहा कि भाई अगर आपके झोपड़े अलग हैं, आप सर्वे में आपके झोपड़े अलग आते हैं,
एनेक्शन में आपके नाम आते हैं तो आपके मतदार यादी के अनुसार आपकी पात्रता को कोई परेशानी नहीं होगी। आपके झोपड़े, आपके डॉक्यूमेंट देख के पात्र किए जाएंगे, भले आपकी मतदार यादी में एक ही सात नाम है। क्यों नहीं किए गए भाई? जब आपने एक 95 की क्राइटेरिया को 2000 लेके आ गए। अब मुझे बताइए कि 2000 करने का कारण क्या था? 2000 करने का कारण वही था कि जो पुराने झोपड़े डिवाइडेशन होके आए थे उनमें अंदर किसी के डॉक्यूमेंट 2000 के पहले के थे, 95 के बाद के थे। तो आपने अध्यादेश तो जारी कर दिया भैया इनकी पात्रता करो, लेकिन उसमें ये भी बात डालना चाहिए था ना कि भाई ये मतदार यादी में अगर इनके झोपड़े क्रमांक एक ही दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनके झोपड़े अलग हैं, इनके लाइट बिल्स अलग हैं, इनके और डॉक्यूमेंट्स अलग हैं, तो उसको मान्य करके इनकी पात्रता निश्चित किया जाए, झोपड़ा क्रमांक को इसके ऊपर लागू नहीं किया जाए। आप बताइए करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था सरकार को। अब तकलीफ वहाँ पे आई सर दोस्तों, तकलीफ वहाँ पे आई कि जब 2000 में झोपड़ी गणना हुई, झोपड़ी गणना में उस व्यक्ति का नाम आ गया कि भैया इनकी झोपड़ी अलग है, बाकायदा उनकी पावती भी इशू हुई गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि लोग अनजान थे, उनको पता नहीं था कि मतदार यादी के अंदर झोपड़ी क्रमांक होता है। इलेक्शन रोल के अंदर जो इन्वेंट्री होती है उसमें हट नंबर्स होते हैं, ये उनको पता ही नहीं था और इनको किसी ने समझाया नहीं। अब प्रॉब्लम उसके साथ ये खड़ी होने लगी, भैया सर्वे पावती है, आपके लाइट बिल 2000 के पहले की है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही आ रहा है कि भाई आपके जो इलेक्शन इन्वेंट्री दिखा रही है कि आपकी झोपड़ी एक ही थी और इसमें पहले जो झोपड़ी धारक हैं उनके नाम भी रूम पात्र हो चुका है, तो अब आपकी पात्रता नहीं होगी। ये सरासर अन्याय किया गया है दोस्तों, ये अन्याय किया गया है, लोगों के साथ मजाक किया गया है, खिलवाड़ किया गया है सरकार द्वारा। क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार का काम होता है कोई भी कानून लाने के पहले लोगों में जन जागरूकता लाए, लोगों को बताए कि भाई आपका अगर ये चीज़ का प्रॉब्लम्स है तो आप ये चीज़ क्लियर करवाइए। आज मान लो 100 में से 10 लोगों ने कर लिया है तो क्या 90 लोगों की गलती मानी जाएगी? नहीं, गलती सरकार की है। गलती सरकार की तब है जब इन्होंने 2015 में 2000 का झोपड़े पात्र की घोषणा की, तब इनको चाहिए था कि इलेक्शन ऑफिसर को कहा जाए कि आप पहले सर्वे करिए और जहाँ पे अलग अलग झोपड़े सबकी झोपड़ी क्रमांक चेंज करवाइए। क्यों सरकार का कर्तव्य नहीं था? क्या ये सरकार का कर्तव्य नहीं था? चलिए ठीक है, आपने वो भी नहीं किया तो कम से कम इतनी तो मुनादी करवा दी होती कि भाई लोगों को जागरूकता करो कि भैया अपनी झोपड़ी क्रमांक चेंज करके लो। समय देना चाहिए था, कोर्ट भी समय देती है तो आप भी दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया गया। इसमें दोस्तों लाखों नहीं करोड़ों लोग व्यथित हो रहे हैं, करोड़ों लोगों को तकलीफ आ रही है, खाली सिर्फ मात्र मुंबई में नहीं पूरे महाराष्ट्र में हर आदमी परेशान है, सिर्फ खाली झोपड़ा क्रमांक की वजह से। झोपड़ा क्रमांक, हट नंबर, तो सरकार को उससे विशेष ध्यान देना चाहिए कि झोपड़ा क्रमांक के लिए कोई न कोई अध्यादेश जारी किया जाए, उसमें ये डाला जाए कि अगर आपके सर्वे होते हैं 2000 के, पावतियाँ आपके पास है, लाइट बिल आपके पास है और सर्वे में आपकी झोपड़ी अलग दिखाई दे रही है, इलेक्शन में आपका नाम अलग आ रहा है, तो आपको इलेक्शन के अंदर ये जो हट नंबर दिया गया है इससे आपको कोई भी बाधा नहीं होगी, आपकी झोपड़ी पात्र होगी। ये अध्यादेश लाना होगा सरकार को। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना वायरल किए कि सरकार तक पहुँचे, और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हमारे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी देखे ताकि उनको पता चले कि आज लोगों की हालत क्या है, खाली एक हट नंबर की वजह से जो किसी ज़माने में लगाया गया था लेकिन उसको कभी रिवाइज नहीं किया गया और ना लोगों को समझाया गया
कि आखिर त1 क्या है, ये त1 क्या है। क्या ये सरकार का कर्तव्य नहीं था बताना कि भाई ये झोपड़ा नंबर है, अगर आपने डिवाइडेशन किया तो आप झोपड़ा नंबर बदली करवाइए। ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए। चलिए, हम एक्टिविस्ट हैं, हम डिपार्टमेंट में जाते हैं, हमें पता चला, हमने हमारा करवा लिया, हमारे लोग जो थे जन जागरूकता फैलाई। और हमारे समय में सर ये मल्टीमीडिया और ये सोशल मीडिया नहीं थी। अगर उस समय ये चीज़ होती थी तो शायद मैं अगर उस समय चैनल पे होता था, मेरा चैनल ये होता था, तो शायद ये तकलीफ आज नहीं आई होती। ये तकलीफ नहीं आई होती, क्योंकि मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, मेरे चैनल को 3 महीने पूरे हुए दोस्तों। और आप लोगों के साथ की वजह से आज मेरे चैनल पे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर बन गए, जबकि मैं सब्सक्राइब करने को कहता ही नहीं हूँ। स्टार्टिंग में मैंने कहा था, जब मेरे सब्सक्राइबर कम थे, क्योंकि मुझे वीडियो को और वायरल करना था। लेकिन अब मेरी वीडियोस, ये जो हमारे चैनल की, ये चैनल मेरा नहीं सर दोस्तों, आपका और हमारा चैनल है। ये जो हमारा चैनल है जागो इंडिया जागो, ये आज सऊदीया तक पहुंच चुका है। दुबई सऊदीया तक पहुंच चुका है। वहाँ भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, भले आधा % हो, नाम मात्र को, लेकिन वहाँ तक पहुँच रहा है। इंडिया में भी पहुँच रहे, बहुत जगह से मुझे फ़ोन्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, हमारी बातचीत भी होती है। सऊदीया से भी हमारी बातचीत हुई। पिछली वीडियो में एक बार मैंने बताया भी था, और उनका डिटेल्स भी मैंने दिया था कि उस बता रहे थे कि भाई यहाँ पे हम व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकते, और कुछ उन्होंने बताया था कि ऐप डाउनलोड को तो हम डायरेक्ट बात कर सकते। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपके सहयोग से हुआ है, आपके सहयोग से हुआ है। और हमारा 3 महीने के अंदर हमारे चैनल ने 4000 घंटा पार कर दिया है, 4000 हावर्स पार कर दिया है। ये क्यों हुआ दोस्तों? आपके सहयोग से। कारण क्या है इसका? क्योंकि मैं जब से चैनल चालू किया हूँ, मान लो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अपना झोपड़ा क्रमांक चेंज करवा लिया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने झोपड़ा क्रमांक चेंज कराया है हमारे अपने चैनल को देख के, तो मुझे कमेंट करें, ताकि लोगों को पता चले कि कितना इम्पोर्टेंट है ये हट नंबर इलेक्शन यादी के अंदर। तो दोस्तों ये चीज़ समझना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि आपका परिवार बड़ा था, अभी भी है, लेकिन आपके घर डिवाइड हुए हैं। तो इलेक्शन में आपके झोपड़े नंबर चेंज करवाइए। जहां एसआरए नहीं आया, वहां के हर आदमी, हर व्यक्ति अपने फैमिली में अगर झोपड़े अलग है तो आप चेक कर लीजिए आपके झोपड़े क्रमांक, हट नंबर चेंज कीजिए, उसको चेंज करवाइए। ऑनलाइन में भी है, ऑनलाइन से करवाइए, कैसे भी करवाइए, क्योंकि सरकार कुछ करने वाली नहीं है दोस्तों। सरकार अगर करना चाहती थी तो सरकार अभी तक इसके ऊपर कोई न कोई नियम निकालती थी, लेकिन सरकार तो चाहती है लोग अपात्र हो जाए, मुंबई छोड़ के जाए। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, सरकार के खिलाफ ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों जब अधिकार नहीं है तो सरकार ने नहीं काम किया है। आज क्या बात है कि ये सरकार को सोचना चाहिए था, इतना बड़ा निर्णय सरकार ने आज तक नहीं लिया। समय समय पे कानून में फेरबदल हुआ ना दोस्तों, कि नहीं हुआ? मुझे बताइए। 1195 का डेटलाइन 2011 हुआ, उसके बाद 2000 से लेके 2011 हुआ, लेकिन मतदार यादी में झोपड़ा क्रमांक के विषय में सरकार ने कोई भी अध्यादेश निकाला नहीं। क्यों? कम से कम जागरूकता ही फैला देते, लोगों को बता देते, जनहित में एक एडवर्टाइज चालू करवा देते, ताकि लोगों को पता चलता था। जैसे वोटिंग के समय पे, इलेक्शन के समय पे बोर्ड लगा देते कि भैया आओ आपके नाम डलवा लो। हर पार्टी कार्यालय दुकान खोल के बैठ जाती है कि भैया आओ, नए बच्चों को जिसका नाम डालना है आप डाल के आइए। तो उसी समय ऐसे भी
प्रचार कर सकते थे ना, शिविर लगा सकते थे, अभी भी कर सकते ना। सरकार द्वारा शिविर लगाया जाए इलेक्शन के बाद कि भई ये मतदार यादी चेंज करिए। पब्लिक क्यों इलेक्शन ऑफिस में जाए? जब आपके नगर सेवक हैं, एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, दीजिए उनको जवाबदारी दीजिए। आपकी प्रत्येक वार्ड में कम से 2-2 3-3 जगह ये शिविर लगाया जाए, मुहिम चालू किया जाए। जिसका भी झोपड़ा क्रमांक का प्रॉब्लम्स है सब चेंज करवाइए उनको। लोगों को तकलीफ होनी नहीं चाहिए। सरकार का पहला प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कारण सरकार लोगों से चुनी जाती है, सरकार से लोग नहीं। सरकार से लोग नहीं चुने जाते, लोग सरकार चुनते हैं। तो उन लोगों को आप तकलीफ दे रहे हैं कि आप जाइए, आप अपना काम करवाइए, जागरूकता तक नहीं है। तो दोस्तों, इस मतदार यादी ने लोगों को परेशान करके रखा है। लेकिन आपको जागरूक होना है, आपको जागरूक होना है। और आपके यहाँ पे जो भी एसआरए में अभी एसआरए नहीं आए हैं या कोई एनेक्शल 2 नहीं बना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आपकी मतदार यादी को आप चेक करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मतदार यादी में आपके चोपड़े 4 हैं, पिताजी के नाम पे अलग है, बड़े भाई के नाम पे अलग है, मझले भाई के नाम पे अलग है, छोटे भाई के नाम पे अलग है। लेकिन पता चला कि इलेक्शन यादी में एक सीरियल में आपका नाम है और झोपड़ा क्रमांक 1 है। झोपड़ा क्रमांक सबका एक ही है, तकलीफ में आ जाएंगे दोस्त। इसलिए मैं आपके सामने 2 रास्ते दे रहा हूँ, 2 रास्ते बता रहा हूँ मैं। एक रास्ता तो ये है कि आपका ट्रांसफ़र करवाइए, लोगों को भी समझाइए, लोगों से भी ट्रांसफ़र करवाइए कि जनहित में है। और दूसरा ये करिए कि इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए, इतना वायरल कीजिए कि सरकार के मुख्यमंत्री जी के मोबाइल तक पहुँचे और उन्हें ये पता चले कि लोगों को तकलीफ़ क्या है। तो उसके ऊपर एक कानून निर्धारित किया जाए कि भाई नहीं, ये झोपड़ा क्रमांक आज का नहीं लगाया हुआ है, ये आज से 50 साल पहले लगाए हैं। तो दोस्तों, 50 साल पहले अगर एक पेड़ भी आप लगा दिए होते थे ना, तो आज अगर 50 साल पुराना पेड़ देखोगे ना, उसकी भुजाएं कितनी निकलेगी, उसकी टहनियाँ कितनी निकलती है। तो परिवार क्या उतना ही रहेगा? परिवार बढ़ेगा नहीं, परिवार बढ़ेगा नहीं। तो परिवार बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है दोस्तों। तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, सरकार इस विषय पे विचार करे, विचार करके इस चीज़ पे अध्यादेश लाए और लोगों को थोड़ा सा मदद करे। लोग सरकार से और कुछ नहीं चाहिए। सरकार से लोगों ने कभी कुछ मांगा नहीं। क्या लोग सरकार चुनने के बाद क्या सरकार को कहते हैं मुझे पैसे दीजिए, मुझे बंगला दीजिए, मुझे गाड़ियाँ दीजिए? सिर्फ उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान। सरकार से उतनी ही उम्मीद होती है इन झोपड़ी धारकों को, खाली समाधान। तो मैं खुद रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे माननीय एकनाथ शिंदे जी से कि अगर ये वीडियो वो देख रहे हैं या उनके कोई भी सचिव कोई भी तो मुख्यमंत्री जी के इसमें ध्यान में लाया जाए इस विषय को, और इस विषय में जितना जल्दी हो सके अध्यादेश जारी किया जाए ताकि लोगों की पात्रताएं और लोगों के घरों को संरक्षित किया जाए, ताकि लोगों को परेशानी का सामना नहीं झेलना पड़े। आज मेरे सामने बहुत ऐसे क्वेश्चंस आए दोस्तों, बहुत क्वेश्चंस। ये 3 महीनों में देखा कम से कम 50 नहीं सैकड़ों की तादाद में लोग आए। खाली प्रॉब्लम एक, लाइट बिल 2000 के पहले, सर्वे पावती है, सिर्फ झोपड़ा क्रमांक। अब बताइए, सर्वे पावती भी होने के बाद झोपड़ा क्रमांक देख रहे हैं, मतलब वो ये सिद्ध हो जाता है, डिपार्टमेंट ने ये सिद्ध कर रहा है कि 2000 में जो जनगणना हुई थी वो गलत हुई थी।
मतलब साफ है ना दोस्तों कि अगर आप सर्वे पावती को मान ही नहीं रहे हो तो मतलब ये डिक्लेयर किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा कि 2000 में जो गणना हुई थी झोपड़पट्टी गणना वो गलत थी। डिक्लेयर कर दीजिए। इसका असर कितना पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा सर, आपको पता है? बीएमसी ने कितने सारे क्षेत्रों में सिर्फ 2000 की जनगणना के आधार पे सेंसस स्लम डिक्लेयर किया गया है, मतलब जनगणित स्लम। अब जनगणित स्लम के बारे में मैंने बताया था पिछली वीडियो में, स्लम कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको जनगणित स्लम ये बता रहा हूँ कि आपकी जनगणना मतलब आपके जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ की जो डेंसिटी है उस डेंसिटी से ज़्यादा हो आप, इसके लिए जनगणित स्लम डिक्लेयर किया जाता है कि इसको तुरंत से तुरंत झोपड़पट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित किया जाए और इनको पुनर्वसन किया जाए। तो आप मुझे बताइए कि 2000 का सर्वे अगर आप गलत ठहराते हैं, ये डिपार्टमेंट गलत ठहराता है कि भैया नहीं ये पावती गलत है, तो भाई सीधी सी बात है कि पूरी जनगणना ही गलत हो गई, जनगणना ही गलत हो गई। और डिपार्टमेंट में सर्वे पावतियों तो भाई उनके रिकॉर्ड में आती नहीं है। अब पता नहीं सर्वे पावती कहाँ रख दिया उन्होंने, जबकि लोगों के पास तो छोटी सी पावती थी, उनके पास तो पूरा का पूरा पेज था, तो गया कहाँ? तो सरकार को इस विषय में भी कदम उठाना चाहिए, उन अधिकारियों पे भी एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने इस पावती के अंदर उनको जो भी उनके जो डॉक्यूमेंट से पब्लिक रिकॉर्ड थे उनको संभाल के नहीं रखा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैंने खास इसी मुद्दे से बनाया था कि आज मैंने दो तीन क्या ज़्यादा ही लोग थे, उनके बारे में मैंने जब ये देखा कि इनका प्रॉब्लम सिर्फ एक ही प्रॉब्लम, खाली मध्यार्य, बाकी डॉक्यूमेंट सही है, मध्यार्य आदि, तो दोस्तों तकलीफ होती है। अब मुझे बताइए ना, मुझे एक बात बताइए, ये 2001 से लेके 2018 तक का जो जीआर बनाया है इसकी मान्यता क्या? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ इसका मान्यता क्या, कैसे आपको सशुल्क मिलेगा मुझे बताइए। भाई मेरे परिवार है, मेरा बेटा 18 साल का हो गया, आज 2005 में मैंने उसको, मेरा एक घर है उसमें दे दिया, बेटा तू अब तेरी शादी होगी तू रहे, बराबर है? या मैंने ये सोचा उनके भविष्य के लिए 18 साल के ऊपर कि भाई इनके भी नाम से एक लाइट बिल मैं ले लूँ, चले लाइट बिल 2005 का हो गया। अब इलेक्शन में मैंने नाम डाला, अब इलेक्शन में नाम डाला वो भी मेरी यादी में जुड़ गया जाके, तो अब डॉक्यूमेंट क्या देंगे? तब फिर बोलेंगे ये झोपड़ा क्रमांक, तो मेरी पात्रता का क्या? फिर सशुल्क का मतलब क्या? इस सशुल्क की जरूरत नहीं होगी दोस्त, अगर ये मतदार यादी कैंसिल की जाएगी ना, मतदार यादी में झोपड़ा क्रमांक जो है ना, इस पर अगर विचार किया जाएगा तो लोगों का 100% भला होगा, और इस सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो भी हो, सरकार सोचे या ना सोचे, आपको सोचना है। आपको सबसे पहले ये काम करना है कि आपका मतदार यादी चेक करना है कि कहीं आपके माता पिताजी के मतदार यादी में जो झोपड़ा क्रमांक है कहीं सेम झोपड़ा क्रमांक मेरा तो नहीं। और इस समय आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि दोस्तों अभी रिसेंट में ही अभी अगले महीने इलेक्शंस है और आपके घर पे पावतियाँ आएंगी वोटिंग के लिए, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा आपके नंबर से कि आपके झोपड़े क्रमांक अलग है या नहीं, तो तुरंत उसको चेंज कराइए। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए और उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। कि दोस्तों एक मकान इस मुंबई शहर में क्या अहमियत रखता है ना, ये खाली सिर्फ झोपड़पट्टी वाली जो झोपड़ी धारक है उनको पूछिए, कैसे तड़प रहे हैं अपने ही मकानों को पाने के लिए। जहाँ केंद्र सरकार कहती है कि एक भी परिवार बेघर नहीं होगा, यहाँ पे अपने ही घरों से उनको बेघर किया जा रहा है, सिर्फ किस वजह से? झोपड़ा क्रमांक।
तो झोपड़ा क्रमांक 50 साल पहले अगर लगाया गया है तो क्या 50 साल भी बाद भी वो एक ही झोपड़ा रहेगा? तो इस तरह से करेंगे तो झोपड़ी तो जो एसआरए में फ्लैट दे रहे, इनके आधे पे से भी कम फ्लैट में तो पूरी मुंबई निपट जाएगी, सबको फ्लैट दे के हो जाएगा। तो ये गलत है। परिवार बड़ा है, परिवार जैसे बढ़े वैसे झोपड़े भी बढ़े हैं, झोपड़े की संख्या बढ़ी है और ये सिद्ध करता है कि झोपड़े पुराने हैं लेकिन इनका डिवाइडेशन हुआ है। और ये दोस्तों आप भी मानिए, मैं भी मानता हूँ, डिवाइडेशन हुआ है, 100% हुआ है, डिवाइडेशन हुआ है। लेकिन सरकार के कानून के हिसाब से अगर आप मुझे ये बोलते हैं कि मैं 2000 की पात्रता करूं तो मेरे मतदार यादी में फिर झोपड़ा क्रमांक पुराना क्यों देखा जा रहा है? तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तब मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मेरा अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है, राइट टू शेल्टर, राइट टू लिविंग। ये हमारे साथ गलत हो रहा है। तो दोस्तों आप सतर्क रहिए, आप जागरूक रहिए, औरों को जागरूक करिए ताकि पूरा महाराष्ट्र जागरूक हो। भले सरकार जागे या ना जागे, आपको अपना काम करना है। और जब आप जागो इंडिया जागो के सिपाही हैं तो आपको एक जागरूकता फैलाना है हर उस व्यक्ति तक जो शायद आपकी राह देख रहा है कि शायद कोई मुझे समझाए। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको उनको समझाना है। आप जिनको समझा रहे हैं उनको बोलिए आप किसी और को समझाइए और एक चैन बनाइए जिससे पूरा महाराष्ट्र समझेगा। जहाँ जहाँ एसआरए हर व्यक्ति समझेगा, जहाँ एसआरए नहीं है वो भी व्यक्ति समझेगा, आने वाले भविष्य के लिए समझेगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। अगर कोई अन्य विषय नहीं रहा तो कल से हम अपना केंद्रीय सूचना का अधिकार का जो भी चैप्टर्स है वो स्टार्ट करेंगे। और जब जब एसआरए के अंदर कुछ भी तब्दीलियाँ होगी, कुछ भी होगा, नया अमेंडमेंट होगा, नया प्रस्ताव होगा, आया होगा, कुछ भी आया होगा, नई स्कैम है नए, तो हम आपको लगातार उससे अवगत कराते रहेंगे और आपका हमारा साथ बना रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।